हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। डिसऑनर ऑफ चेक होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। डिसऑनर ऑफ चेक जो है उसका मतलब होता है चेक हमने लगाया और चेक क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया, उसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। इसके रिलेटेड हमारे हमारे इंडियन कानून में क्या प्रावधान है, हमारा कानून क्या कहता है, उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपको चेक नहीं पता चेक फिल कैसे करते हैं या फिर चेक होता क्या है, सो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर, चेक क्या होता है वो आप देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएगा या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो जाना, किसी चीज़ का वापस आ जाना। ओके, चेक मीन्स होता है जो चेक हमने फिल कर दिया होगा। आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। चेक जब भी करता है ये तीन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला ड्रोअर, ड्रोई, ओके, एंड पेई। ड्रोअर कौन होता है? ड्रोअर वो पर्सन होता है जिसने उस चेक को बनाया होता है, जो चेक काटता है। ड्रोवर, ड्रोई एंड पेई। ड्रोई वो होता है जिसका वो चेक होता है, जिस बैंक का वो चेक होगा वो बैंक क्या होगी, वो ड्रोई होगी। अब पेई कौन होगा? जिसको जिसको वो पैसे मिलेंगे, जिसको चेक के पैसे जो है मिलेंगे, वो होगा पेई। इसमें जो मेन रोल है ड्रोअर और पेई का, और बीच में जो ड्रोई आ जाता है, ड्रोई एज ए मीडिएटर काम करता है। ओके फ्रेंड्स, सो अगर किसी व्यक्ति ने चेक लगाया और वो चेक हो गया डिसऑनर, वो चेक बाउंस हो गया, तो क्या वो किसी के ऊपर केस कर सकता है हमारे इंडियन लॉ में? जी हाँ फ्रेंड्स, वो केस कर सकता है किसी के ऊपर। ओके, अगर किसी का चेक बाउंस हो गया, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या होंगी? एसेंशियल कंडीशंस होती हैं चेक बाउंस के लिए। अगर चेक बाउंस हो गया तो हमने केस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। सबसे पहली शर्त क्या होगी? जो चेक है वो बाउंस हुआ होना चाहिए, मतलब कि बैंक ने उसे रिटर्न किया होना चाहिए। सेकंड, वो जो चेक काटा गया है वो किसी लाइबिलिटी को पेश करता हो, मतलब कि मैंने किसी से उधार लिया, सो मैं उसको एज ए सिक्योरिटी क्या कर दूंगा, एज ए चेक रख दूंगा। तो एज ए चेक रखने का मतलब क्या है, चेक देने का मतलब क्या है, मैं तुझे पैसे देना चाहता हूँ। वो अपनी मर्जी से पैसे दे रहा है, वो उसकी लाइबिलिटी है पैसा देना, उसको देना ही पड़ेगा पैसा, ये होना चाहिए, उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात आती है, ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही सीरियस मैटर है जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा। जो चेक है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड कैसे? मतलब चेक वैलिड होता है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के अंदर अंदर वो चेक लगाया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चेक काट देता हूँ 1 तारीख को, 1 तारीख को, एक फर्स्ट महीने को, पहले महीने को, जनवरी में मैं चेक काटता हूँ। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो चेक जून तक वैलिड रहेगा। जून तक अगर आपने चेक लगा दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर जून तक आपने चेक नहीं लगाया, आपने जुलाई में लगाया, अगस्त में लगाया, अक्टूबर में लगाया, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जब चेक की वजह से चेक इनवैलिड हो जाता है। ओके, इसमें एक कंडीशन, ये ज़रूरी पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जो चेक है, चेक की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर हमने वो चेक लगाना है, अगर हमने किसी के ऊपर चेक डिसऑनर का केस करना है। ओके, मतलब कि आज किसी ने आपको चेक दे दिया 1 जनवरी का, आपको जून से पहले पहले उसको लगाना पड़ेगा। अगर जून से पहले पहले लगाने समय वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, वो बाउंस हो गया, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर आपके पास चेक पड़े हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर आप चेक लगाते हो और वो बाउंस हो जाता है, तब आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, सेक्शन 138 के अंदर एक कंडीशन है कि चेक जो होगा वो वैलिड होना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर उसको लगाया होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है 138 के अंदर। अब बात आती है चेक डिसऑनर का रीज़न, मतलब कि जो चेक डिसऑनर हुआ है वो इनसफिशिएंट फंड से डिसऑनर होना चाहिए, मतलब कि उसके बैंक में पैसे ही नहीं थे। ओके, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं चेक बाउंस होने के? सबसे पहला, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया है,
या फिर उसने फ़ोन करके जो है चेक को रुकवा दिया है, बैंक को फ़ोन किया, उसने कहा कि इस चेक को मत लगाना, तो बैंक ने उस चेक को नहीं पास किया। ओके, ये रीज़न होने चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, किसी का बैंक चेक डिसऑनर का रीज़न होना चाहिए। और वो व्यक्ति जो उसने वादा किया था चेक के थ्रू कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, वो अपने वादे में फेल हो गया होना चाहिए। ओके, तब क्या हो सकता है, तब हम केस कर सकते हैं किसके ऊपर, जिस व्यक्ति ने आपको चेक काटा हो उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं, अगर उसका चेक जो है बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात आती है कि चेक क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया। ओके, अब जिसने मुझे चेक काटा था मैं उसके ऊपर केस करने वाला हूँ, तो क्या उसको सज़ा मिलेगी, क्या मुझे पैसे वापस करेगा, क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, जिसने हमें चेक काटा होगा अगर उसका चेक बाउंस हो गया तो हम उसके ऊपर दो तरीके से उसको जो कोर्ट में लेकर आ सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, पहला हम उससे पैसे मांग सकते हैं, हमारे जो चेक में लिखे होंगे उससे पैसे मांग सकते हैं विद फाइन, विद फाइन मांग सकते हैं। दूसरी बात, क्या हमें उसे पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उसको जेल भी हो सकती है। इतना याद रखना फ्रेंड्स, उसको जेल भी हो सकती है अगर किसी का चेक जो है, अगर किसी ने आपको चेक काटा और वो चेक हो गया डिसऑनर, तो उसको क्रिमिनल लायबल भी किया जा सकता है, उसको क्रिमिनल मतलब कि सज़ा भी मिल सकती है, कैद भी हो सकती है। ओके, उसको दो तरीके से किया जा सकता है, सिविल लायबल किया जा सकता है, क्रिमिनल लायबल किया जा सकता है। सिविल लायबल में आपको पैसे मिलेंगे अकेले, क्रिमिनल लायबल में आपको जो है आप उसको सज़ा भी दिलवा सकते हो और पैसे भी ले सकते हो। अब बात आती है सज़ा कितनी होगी और पैसे कितने मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सज़ा बता देता हूँ। इससे अगर किसी का चेक डिसऑनर होता है, चेक बाउंस हो जाता है, उसको सज़ा भी मिल सकती है। सज़ा हो सकती है 2 साल तक, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस होगा, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द चेक होगा। ओके, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 साल से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। फ़ाइन कितना बढ़ सकता है, फ़ाइन मैक्सिमम बढ़ सकता है फ्रेंड्स, मैक्सिमम अगर हद ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चेक के डबल अमाउंट का फ़ाइन पड़ सकता है। डबल अमाउंट से ज़्यादा फ़ाइन नहीं पड़ सकता उस चेक के, जो चेक डिसऑनर हुआ होगा, जो चेक बाउंस हुआ होगा, उसके डबल फ़ाइन तक का आप डबल फ़ाइन उसको पड़ सकता है, उसका डबल फ़ाइन वो आपको देगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकता। अब बात आती है फ्रेंड्स प्रोसीजर क्या होगा। चलो, अब चेक भी बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस होने के बाद उसको ये पता चल गया हमें कि उसको सज़ा दिलवा सकते हैं, उसको फ़ाइन लग सकता है। तो अब उसको फ़ाइन कैसे लगवाएंगे, सज़ा कैसे दिलवाएंगे, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी चेक डिसऑनर हो जाएगा आपको बैंक से नोटिफिकेशन आ जाएगी आपका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। सो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति को नोटिस भेजना पड़ेगा, लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा जिसका चेक डिसऑनर हुआ है। आपने उस व्यक्ति को लीगल नोटिस सेंड कर दिया। ओके, कि उसमें ये लिखना ज़रूरी है कि आप जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप पेमेंट कर दो, नहीं तो हम कोर्ट चलेंगे, आप कोर्ट में आपको सू करेंगे। ओके, इसमें ये लिखना ज़रूरी है। अब क्या हुआ, आपने 15 दिन, जब चेक बाउंस हुआ 15 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस सेंड कर दिया। नोटिस के अंदर आपने लिखा 15 दिन के अंदर अंदर आप मुझे पेमेंट कर दो। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की। अगर वो कर देता है वेल एंड गुड, तो हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो जब 15 दिन पूरे हो गए उस दिन से लेकर आगे हम 1 महीना देखेंगे, 30 दिन देखेंगे, 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर अंदर हमने केस फाइल करना होगा कोर्ट में। अगर 30 दिन हो ज़्यादा हो गए तो हम केस फाइल नहीं कर सकते लीगल नोटिस के भेजने के बाद। लीगल नोटिस जब भी 15 दिन पूरे हो जाएंगे, लीगल नोटिस के जब हमने टाइम दिया होगा वो पूरा हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमने कोर्ट में केस फाइल करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे। ओके, कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे मैजिस्ट्रेट को, जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर आपकी हद में जो भी मैजिस्ट्रेट आता होगा उसको हम कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट कैसे फाइल होती है, किसको फाइल होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो हमने क्या कर दी, हमने कंप्लेंट कर दी। फिर वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट जो है सम्मन भेजेंगे उस व्यक्ति को जिसने वो काटा होगा, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में। अगर वो नहीं आता तो उसको उसके वारंट इशू होंगे,
उसको खींच के लाने को कहा जाएगा। ओके, फिर उसके वारंट इशू होंगे, फिर उसको जब वो आ जाएगा कोर्ट में उसको सुना जाएगा, उसकी बातें सुनी जाएगी, वो एविडेंस पेश करेगा कि हाँ हम भी एविडेंस पेश करेंगे, वो भी एविडेंस पेश करेगा कि ऐसा हुआ था, जी हाँ इस रीज़न के लिए मैंने इस रीज़न से बाउंस हो गया। फिर ये सारा देखते हुए मैजिस्ट्रेट कोई डिसीज़न लेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति क्या है गिल्टी है तो उनको सज़ा दे देंगे। अगर ये नहीं लगेगा कि व्यक्ति गिल्टी नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रोसीजर क्या है, हमने क्या क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। अब फ्रेंड्स बात आती है कंप्लेंट हम मैजिस्ट्रेट को कैसे करेंगे, मैजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट को कैसे लेगा। ये है सेक्शन 142 के अंदर। सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है, सेक्शन 142 कोग्निजेंस की बात करता है, जब मैजिस्ट्रेट उसको कोग्निजेंस लेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। सबसे पहले बात करते हैं, हमने मैजिस्ट्रेट को रिटर्न में कंप्लेंट देनी पड़ेगी, हमने लिखकर मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा क्या क्या हुआ है हमारे साथ, हमारा चेक बाउंस हो गया, हमने सारा कुछ जो है मैजिस्ट्रेट को लिखकर एक एप्लीकेशन के थ्रू देना पड़ेगा। सेकंड बात, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देनी पड़ेगी, वो देना ज़रूरी है 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट जो है इस केस का, आपके केस का कोग्निजेंस नहीं ले पाएगा, ये साफ लिखा हुआ है 142 के अंदर। अब किस मैजिस्ट्रेट को आप कंप्लेंट फाइल करोगे, कंप्लेंट दोगे, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, आपके इलाके का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMIC को जो है आप वो सौंपोगे, वो केस एप्लीकेशन जो है लिख कर दोगे। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्या ये के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंस का केस है वो कंपाउंडेबल है, क्या दो पार्टीज आपस में सहमति करके जो है सहमति से जो है इस मसले को सुलझा सकती हैं। जी हाँ, ये फ्रेंड्स जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ओके, इसको आपस में सलाह करके जो है सोल्व किया जा सकता है। अब बात आती है फ्रेंड्स, क्या कंपनी को भी हम डिसऑनर ऑफ चेक के लिए लायबल कर सकते हैं 138 के अंदर। आपको पता है कंपनी कोई एक पर्सन तो है नहीं, कोई जिंदा इंसान तो है नहीं, क्या उसको हम कोर्ट में लाकर उसको सज़ा दिलवाएं, कंपनी एक जिंदा इंसान नहीं है। हाँ, कंपनी को प्रिक्योरली लायबल किया जा सकता है, मतलब कि उससे पैसे मांगे जा सकते हैं कंपनी से, लेकिन उसको सज़ा नहीं हो सकती। क्या कंपनी को सज़ा हो सकती है, कंपनी को 3 साल के लिए हम जेल भेज सकते हैं, नहीं 3 साल के लिए जेल नहीं भेज सकते कंपनी को कोई लिविंग पर्सन नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्रेंड्स जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जिनकी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कंपनी के बिहाफ पे सभी काम कर रहे होंगे, उस बिजनेस को चला रहे होंगे, उस कंपनी को चला रहे होंगे, उनकी वो लाइबिलिटी बन जाएगी, उनको हम सू कर सकते हैं सेक्शन 138 के अंदर। कंपनी के नेम से सू करेंगे, लेकिन लगेगी किन पे, लगेगी मैनेजिंग डायरेक्टर पे या फिर उनके जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। अगर मैंने कोई भी टॉपिक या पॉइंट छोड़ दिया होगा तो आप मुझे बता सकते हो कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, मैं उसको कवर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा, ताकि उनको भी डिसऑनर ऑफ चेक, अगर चेक बाउंस हो जाता है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में पता चल सके। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.